रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ा था ना। तो आज हम लोग उनसे आगे देखेंगे क्या है। तो जो भी कुछ यहाँ पर है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है अच्छे से याद भी करना होगा। तो देखो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ से वैद्युत संयोजकता। इसकी बात करते हैं हम लोग वैद्युत संयोजकता, जिसको क्या कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंस। क्या कहते हैं बताओ। ये क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के आयन में, जब कोई तत्व क्या होगा आयन में बदलेगा। किसमें बदलेगा बताओ। तो आयन में बदलने के लिए उसके द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, विद्युत संयोजकता। क्या कहते हैं। तो लिख दिया यहाँ पर, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है, विद्युत संयोजकता कहलाती है ना। और ध्यान रखना कि जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उस तत्व की जो विद्युत संयोजकता क्या होती है, धनात्मक होती है। और जो जैसे में सोडियम की विद्युत संयोजकता कितनी होती है बताओ, एक, क्योंकि ये इसकी भारतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक त्याग सकता है ना, इसलिए त्यागेगा तो प्लस में 1। कैल्शियम की बात करेंगे तो इसकी विद्युत संयोजकता कितनी होती है, +2 है ना। जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे क्या करेंगे बताओ, करते हैं, तो उस तत्व की विद्युत संयोजकता ऋणात्मक होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत संयोजकता कितना हो गया बताओ, -1, और ऑक्सीजन की -2 है ना। इस तरह से देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कौन सा, यहाँ पर देखो Na+ की विद्युत संयोजकता, Na की विद्युत संयोजकता कितनी, +1, Cl की -1। ये क्या करते हैं आपस में साझा करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब इसकी संयोजकता इसके साथ और इसकी संयोजकता इसके साथ। यहाँ पर क्या बना लिया Na1Cl1, यानी कि ये क्या हो गया NaCl होगा, ठीक है। जब ये अणुसूत्र और लिखते हैं ना तो हम लोग ये विद्युत संयोजकता का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे है आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक है बताओ, आयनिक यौगिक को हम लोग विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो नाम दोनों याद रखना, विद्युत संयोजक यौगिक, ये विद्युत संयोजक यौगिक किसको बोलेंगे, या आयनिक यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनेगा। किसके फलस्वरूप बताओ, जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण में याद रखना, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मोनोऑक्साइड है, MgCl तो मैग्नीशियम क्लोराइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। ये सारे क्या है, तो आयनिक यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनेगा तो वो आयनिक होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप। तो होता क्या, ध्यान दो, जैसे NaCl बनाए थे कल, NaCl में देखो NaCl के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक, और क्लोरीन के पास 7 कितना था, 7 था ना। तो ये क्या करेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित होगा, है ना। इसका ट्रांसफर यहाँ पर करेंगे, ये त्याग दिया तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पर ये ग्रहण किया तो ये माइनस, यानी कि दो विपरीत आवेश बना। यहाँ इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग विद्युत आकर्षण बल कहेंगे, ठीक है। जिसके कारण ये आपस में जुड़कर क्या बनाता है बताओ, NaCl बनाएगा, है ना। अब सोडियम ये है सहसंयोजक, सॉरी देखो यहाँ पे सोडियम क्या है, सहसंयोजक यौगिक ना है। तो सहसंयोजक यौगिक किसको बोलोगे, यानी कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा बताओ, कोवैलेंट, यानी कि वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनेगा। किसके फलस्वरूप बताओ, इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनेगा, पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं ना। जैसे में O2 इसका उदाहरण हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, है ना, मीथेन, CH4, NH3, अमोनिया, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। जल याद रखोगे इसका एग्जाम्पल से। अब दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दोनों में अंतर इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा चीज़ बताओ, अंतर। तो आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर देखो क्या होता है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनता है, और ये आयनों से बना होता है, जबकि ये उदासीन अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। यह मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और ये प्रायः ठोस या द्रव रूप में होता है, ठीक है। यानी कि द्रव्यनांक देखो, आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं ना। ये जल में प्रायः विलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन हो गया, है ना, क्लोरोफॉर्म हुआ, इन सभी में क्या होगा, ये
अविलय क्या होगा बताओ? इन सब में ये घुलेगा नहीं। ये जल में अविलय होता है, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? जल में अविलय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इन सब में क्या होगा? ये विलय होगा। उसी तरह से इसका आयनिक यौगिक का विद्युत अपघटन करने पर ये टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे NaCl है, इसको विद्युत अपघटन कराओगे, जैसे करंट दोगे, ये क्या हो जाएगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका विद्युत अपघटन प्रायः नहीं होता है, ध्यान रखना। और यह ठोस अवस्था में, देखो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन जैसे ही द्रवित अवस्था या जलीय अवस्था में क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक है। और जो सहसंयोजक यौगिक है, ये क्या होते हैं? ये विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक को छोड़कर। जैसे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक में कौन आते हैं? जल, है ना। यानी कि जल क्या होगा? ये विद्युत का सुचालक है। जल क्या है बताओ? विद्युत का सुचालक है। और आयनिक यौगिक जो होते हैं, तो इनकी, है ना, इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जबकि सहसंयोजक यौगिक की क्या होती है? एक निश्चित आकृति होती है। और सर ये देखो, आयनिक यौगिक क्या होता है? ये विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया कर लेती है, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो है, ये विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करके बल्कि धीरे धीरे ये अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो, ठीक है।